21 जुलाई 2024 की बात है जब एक देश में कुछ इस कदर हंगामा मच जाता है कि उस जगह के लोग सड़कों पर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से आंदोलन करते हैं कि पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। मानो ऐसा लगता है कि वो इस देश को खूबसूरती से जहन्नुम की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश का कतरा कतरा बर्बाद हो जाए और चारों तरफ अगर कुछ नजर आए तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आए। और इसी दौरान एक वीडियो वायरल होती है 21 तारीख को, जिसमें कुछ लोग यानी 3 छात्र इस वीडियो में दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं कि कृपया आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी तरह के अराजक तत्वों के बहकावे में ना आए, देश की सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं और किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना करें और ना ही आप आंदोलन को और बड़ा करें। जो जहां है वो वहीं रहेगा और सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, वापस चले जाएं, किसी तरीके से आंदोलन को बंद कर दें। और ये इस अपील की एक वीडियो जैसे जैसे वायरल होती है तो प्रदर्शनकारी धीरे धीरे अपने विरोध को कम करते हैं और वो अपने घरों में वापस जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये विरोध भी जो हो रहा था वो कोई मामूली बात नहीं थी। वो देश के सरकारी नौकरी में होने वाले आरक्षण को लेकर के विरोध था। वही आरक्षण जिसके चक्कर में कई देश के एक अच्छी खासी वोट बैंक बना होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आरक्षण देने के बाद देश के लोगों को बराबर की एक समानता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की हम कहानी शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए हम सीधे कहानी को ही शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये कहानी शुरू होती है 19 जुलाई 2024 को भारत के पड़ोसी मुल्क यानी बांग्लादेश से। बांग्लादेश के बारे में आप तो जानते ही होंगे इस समय वहां का माहौल कैसा चल रहा है। बांग्लादेश में सिर्फ 3 लोग होते हैं, ऐसे 3 छात्र होते हैं जिन्होंने पूरे बांग्लादेश को जला दिया। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों ने मिलकर पूरे देश में ऐसी तबाही मचाई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो 3 से 4 बार उस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, लोकतंत्र के तहत वोट पाकर के जीत के वो प्रधानमंत्री बनी हैं, उन्हें इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से साबित किया जाता है कि जैसे वो प्रधानमंत्री नहीं, जैसे उन्हें वोट ना मिला हो, वो एक तानाशाह हो, एक राजा हो और वो अपनी प्रजा पर क्रूरता की सारी हदें पार कर रही हूं। और इस तरीके से एक प्रोपोगंडा फैलाकर किसी देश को एक खूबसूरत देश से जहन्नुम वाले देश में बदला जाता है। अगर सीखना हो तो इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और यकीन मानिए, अगर आप हिंदू हैं और इस कहानी को सुन रहे हैं तो आगे जो आप सुनेंगे उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, इन 3 लड़कों का नाम होता है नाहिद इस्लाम, दूसरे का नाम होता है आसिफ महमूद और तीसरे लड़के का नाम होता है अबू बकर मजूमदार। जी हाँ दोस्तों, यही 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे बांग्लादेश को एक तरीके से आप कह लीजिए कि खूबसूरत से बदसूरत में बदल डाला। और मामला क्या था? सरकारी नौकरी में आरक्षण। अब आरक्षण किसे मिल रहा था ये भी जानना बेहद जरूरी है। जो लोग इस बांग्लादेश की आजादी के समय पाकिस्तान से लड़े, जो पाकिस्तानी सैनिकों से लड़े, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है, उन लोगों के परिवारों को रिजर्वेशन 55 या 60% दिया जाता था और आम लोगों को 45% के आसपास दिया जाता था। मेन मामला यही है। सिर्फ उसी आरक्षण को लेकर बवाल कुछ इस कदर बढ़ा, बातें कुछ इस कदर बढ़ गई कि जिसे संभाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका था। और इन तीनों लड़कों ने ऐसा तांडव मचा दिया कि चारों तरफ आगजनी भर जाती है। न चाहते हुए पुलिस को एक कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है और 19 जुलाई 2024 को इन लोगों को पुलिस उठाती है और बांग्लादेश के फेमस एक पुल के नीचे से इन लोगों को उठाती है। और उसके बाद इन तीनों लोगों की कुछ इस कदर तुड़ाई की जाती है, कुछ इस कदर मारा पीटा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं लोगों की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें बताया जाता है कि उनसे
जबरदस्ती शांति व्यवस्था बनाए रखने की एक वीडियो बनवा ली जाती है और उसके बाद उन्हें 2 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है। एक व्यक्ति को पुल के नीचे छोड़ा जाता है तो 2 को ऐसे ही छोड़ा जाता है और हॉस्पिटल में, जिसमें नाहिद इस्लाम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जिसके बाद फिर इस घटना के 5वें दिन यानी 26 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया जाता है और इन लोगों को सुरक्षा के नाम पर पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, जिसकी वजह से ये लोग ना अपने कुछ नए तरीके से भाषण दें और ना ही मामले को आगे बढ़ाएं। और इसके बाद वो दिन आता है यानी 4 अगस्त 2024, ऐसा दिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक देश की प्रधानमंत्री जो खुद उस देश की जनता के द्वारा चुनी गई होती हैं, एक लोकतंत्र के माध्यम से आती हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाता है और उन 45 मिनट में सेना की किसी तरीके से मदद के बाद इन्हें वो देश छोड़कर भागना पड़ता है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बेहद दुखद है, बेहद शर्मनाक है, क्योंकि उन बातों को आप शांतिपूर्ण तरीके से भी रख सकते थे। अब बांग्लादेश का जिस तरीके से नुकसान हुआ है, वहां की सरकारें बनने के बाद भी उसकी भरपाई होने में काफी साल लग जाएंगे और इस दंगे से बांग्लादेश कितने पीछे जाएगा उसके बारे में ना किसी ने चर्चा किया, ना किसी ने बताया। और वहां की जनता तो इन चीजों से खुश है कि उन्होंने बांग्लादेश के एक प्रधानमंत्री को हटाया, एक तानाशाही प्रधानमंत्री को हटाया और एक नए व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री बनाया, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। इनके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। मोहम्मद यूसुफ नोबेल पुरस्कृत हैं, क्योंकि इन्होंने काम कुछ इस कदर किया गरीबों के लिए कि इनकी कहानी यहीं से शुरू होती है कि एक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं और वही चिटगांव एक गांव पड़ता है और उस गांव में सूदखोरों का कुछ ऐसा मामला चल रहा था कि जिसकी वजह से उस गांव की महिलाएं उनके जाल में फंस चुकी होती हैं और वो कभी वहां से छूट ही नहीं पाती हैं। अगर सूदखोर इन्हें 500 रुपये देते तो उसके बदले में इन्हें हर रोज अपनी हाथों की कारीगरी यानी अपने हाथों से बनाए गए वो सुंदर सुंदर स्टूल, सुंदर सुंदर बांस के खिलौनों को उन सूदखोरों यानी बड़े बड़े सेठों के हिसाब से ही बेचना पड़ता है। एक दिन ये यूनिवर्सिटी का क्लास लेकर निकलते हैं और सामने देखते हैं कि एक महिला रोज इतने सुंदर सुंदर टेबल बनाती है जो देखने में काफी अच्छा लगता है। तो इन्हें मोहम्मद यूसुफ को ये बात समझ में नहीं आती है कि मोहम्मद यूसुफ ये सोचते हैं कि एक टेबल क्यों ना मैं अपने घर पर ले जाकर लगाऊं। अब मोहम्मद यूसुफ जाते हैं, उस महिला से बात करते हैं और पूछते हैं इसका क्या रेट है। तो महिला कहती है कि बाबूजी मैं ये टेबल आपको नहीं बेच सकती हूँ। तो वो कहते हैं क्यों भाई, ये तुम्हारा टेबल है, तुम जिसे चाहो उसे बेचो, अगर बिक गई है तो मेरे लिए दूसरा कोई टेबल बना दो। अब इस पर वो महिला कहती है कि नहीं, मैंने एक सेठ से 500 रुपए उधार लिए थे और उन्हीं 500 रुपए के ब्याज स्वरूप मुझे ऐसे टेबल बनाकर उसे देने पड़ते हैं। वो इसे अपने हिसाब से बेचता है और बदले में जो कुछ पैसे दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो उन्हीं पैसों से हमारा ब्याज कट जाता है। अब इस पूरी घटना की जानकारी जैसे मोहम्मद यूसुफ को लगती है तो वो सोचते हैं कि मैंने आज तक जो इतनी पढ़ाई लिखाई की, जो इतना मैं अच्छा छात्र रहा, वो सब किस काम का जब मैं एक महिला का मदद नहीं कर पाता हूँ। ये यही सोचते हुए जाते हैं और अगले दिन वापस लौट के आते हैं और कहते हैं कि ये 500 रुपया लो और उस सेठ को दो और उससे अपने और उसके चंगुल से खुद छूट जाओ। वो ऐसा ही करती है, इससे 500 रुपये लेती है, उस सेठ को देती है और उसके बाद इनका मन काफी प्रसन्न रहता है। वो महिला कहती है कि बाबूजी जैसे हम पैसे कमा लेंगे आपके पैसे सूद के साथ वापस करेंगे। तो कहते हैं कि मुझे सूद नहीं चाहिए, बस मैंने जो पैसे दिए हैं वो तुम मुझे वापस कर देना। अब धीरे धीरे वो महिला अपने हाथों से बनाए हुए टेबलों को बेचना शुरू करती है और बेचने के बाद फिर वो उन पैसों को इकट्ठा करती है और 500 रुपये इन्हें वापस कर देती है। अब वो अपने तरीके की इस गांव की सारी महिलाओं को बताती, धीरे धीरे ये एक एक आदमी का मदद करती और आज़ादी के बाद ये जो महिलाएं, ये जो गांव एक व्यक्ति के चंगुल में पूरी तरीके से फंसा था, उससे आज़ाद हो जाता है। और उसके बाद इन्होंने
ग्रामीण बैंक का निर्माण किया, जिससे इस तरीके के लोगों को लोन दिया जाता और वो लोग अच्छी खासी कमाई करने के बाद इस लोन को भरते और देखते ही देखते ये लोन यानी बैंक ये लोन सबको बांट देता है और फिर उनसे बाद में एक एक कर पैसे वापस लेता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है और इनका काम कुछ इस कदर चल उठता है कि इनकी तारीफ चारों तरफ होने लगती है और ये नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत रहते हैं। इस तरीके की बैकग्राउंड है जो इस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री, जिन्होंने 8 अगस्त को शाम के 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में बांग्लादेश के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो इस तरीके से ये इनकी पूरी कहानी रहती है। लेकिन आज हम जो विशेष मुद्दों पर बात करेंगे वो बेहद दर्दनाक बातें हैं कि बांग्लादेश की इसी हिंसक झड़प के दौरान, इसी हिंसक प्रदर्शन के दौरान वहाँ के हिंदू मंदिरों पर, हिंदू लोगों पर, हिंदू बहन बेटियों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरीके की खौफनाक घटना, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे की निंदा करने की बजाय उसी व्यक्ति, उसी वर्ग विशेष से आते हैं जो इन चीज़ों की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि वो लोग ये तक कह रहे हैं कि बांग्लादेश से हिंदुओं को ही मिटा दो और उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो अपने हाथों में तलवार उठा लें या तो खुद को बांग्लादेश से अलग कर लें या अपनी जान दे दें। इस तरीके का स्टेटमेंट अगर कोई दे और हिंदुओं के खिलाफ दे तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे कौम की कैसी मानसिकता होगी। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आज बेहद दुख हो रहा है जब मैं बांग्लादेश के वीडियो को देखता हूँ तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि हर जगह से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, तो आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं उन्हें रेस्क्यू कर पा रहे हैं? आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि जब हम उस देश के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ शरण दे सकते हैं तो अपने हिंदू भाई बहनों को वहाँ से बचा क्यों नहीं सकते हैं? और बांग्लादेश जिसकी कोई बिसात नहीं है, ऐसे देश को तो हम चारों तरफ से घेर के भी रखे हुए हैं और जब चाहें जहां चाहें वही दबा देंगे। हिंदू क्या, जिसे चाहें हम बांग्लादेश से निकाल सकते हैं। और इसी में दोस्तों कट्टरपंथी, वामपंथी विचारधारा के मुस्लिमों में से एक कहे जाते हैं, जिनका नाम आप शायद जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लें। ये अपने आप को इस्लाम का बेहद ही विद्वान बताते हैं, जिनका नाम है अब्बू नज्म फरनोड बिन अल इस्कंदर, जो बांग्लादेश में एक अपना ट्वीट से बयान देते हैं कि बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरी तरीके से मिटा देना चाहिए और हिंदुओं के पास सिर्फ 2 ही विकल्प है। यानी बांग्लादेश के हिंदुओं के पास सिर्फ 2 ही विकल्प है। पहला तो वो मौत को गले लगा लें, नहीं तो दूसरा वो अपने हाथों में तलवार उठा लें। इस तरीके की खौफनाक बातें कह रहे हैं ये, जिसकी वजह से आपने तमाम सारी वीडियो भी देखे होंगे। और अगर आप भारत में हिंदू हैं तो मेरे इस वीडियो का अगर आप समर्थन करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम किसी तरीके से वहाँ के हिंदुओं की किसी तरीके से भी रक्षा कर सकें। ये हम आपसे गुजारिश करते हैं और प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करते हैं कि वहाँ के लोगों की जिस तरीके से भी मदद हो पाए करें, क्योंकि वहाँ के हिंदू खतरे में हैं, जैसा कि हम वहाँ की वीडियो को देखकर समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये घटना सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं हो सकती है, भारत में भी हो सकती है। अगर अब आप नहीं जागेंगे, अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आगे क्या होगा भगवान ही मालिक है। और शायद इस तरीके की घटना आंदोलनकारियों से अपेक्षाकृत नहीं थी और मात्र 45 मिनट के अंदर उस देश की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ता है। और तो और मौजूदा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत ने उन्हें शरण देकर अच्छा नहीं किया है और उन्हें अपने देश से हटा देना चाहिए। बाकी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।